Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss some illustration based on resultant of two vectors. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात किया था और उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखा था कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, कुछ नहीं करना अपने को। देखिएगा, बोलता व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स सो दैट देयर सम इज 4 न्यूटन। यहां पे सम 4 न्यूटन बोल रहा, मतलब रिजल्टेंट बता रहा। ध्यान रखेंगे, नॉर्मल एडिशन नहीं है। मतलब आपको क्या क्या चीजें दे दी गई है। लेट एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है 2 न्यूटन। दूसरा एक और फोर्स है, उसको अपन वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम लोग लेते हैं 3 न्यूटन। और इनका जो रिजल्टेंट है, इनके रिजल्टेंट को हम लोग ले लेते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। सब मतलब यहां पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये दे दिया है 4 न्यूटन। अब आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो आपने यहां पर पढ़ा था कुछ इस तरह से कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम लोग लिखते थे रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो सारा एक्सप्रेशन था ये देखेंगे सब मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में था। अब एक काम करते हैं, हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर स्क्वायर नहीं भी करो तो चल जाएगा, बाद में कर लेंगे हम लोग। तो देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 4, तो यहां पे रखिए 4 इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां पर a का वैल्यू दिया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आपको यहां से दिख रहा होगा। अब आप एक काम कीजिए, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कीजिए, तो 4 का यहां पर 16 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 3 3 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, प्लस 3 2 6, 6 2 12, तो 12 कॉस थीटा। तो यहां से आप देखोगे कि अगर इस 13 को इधर भेज देते हैं तो आपके पास देखोगे डायरेक्ट आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे यहां से 3/12। ठीक है, सॉरी 3/12 दिख रहा है आपको यहां से, देखिए 13 को यहां भेजने पर। अब 3/12 मतलब 1/4, तो हमारे पास आ जा रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। और आपको पता है कि cos थीटा का ऐसा कोई भी वैल्यू आपको टेबल में याद नहीं है। जैसे √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब आपको एंगल का वैल्यू नहीं पता होता है तब हम लोग कुछ इसको इस तरह से लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4। मतलब जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू आपको नहीं पता रहता है उस समय हम इस प्रकार से लिखते हैं, एंगल को कॉस इनवर्स लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको लेकर ज्यादा परेशान मत होना कि ये इनवर्स क्या चीज होता है। इसको कॉस इनवर्स 1/4 लिखेंगे हम लोग थीटा को। सो ये हमारा ये पहला इलस्ट्रेशन था जिसको हम लोगों ने देखा। चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर आते हैं हम लोग। सेकेंड इलस्ट्रेशन को देखिए, क्या बोलता है, एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस P plus Q and P minus Q act so that the resultant is root over 3P square plus Q square। तो देखिए कुछ ऐसा देखते हैं, ये मान लेते हैं एक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना। तो F1 मान लेते हैं जिसका वैल्यू कितना दे रहा है, P plus Q। ओके, दूसरा फोर्स आपको बता रहा है P minus Q, तो F2 ले लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड को, और ये P minus Q है। और इनका रिजल्टेंट जो बता रहा है, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का जो मैग्नीट्यूड है उसको बता रहा है रूट ओवर 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आपको बोल रहा है इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होगा, मतलब आपको थीटा निकालने बोला गया है। तो देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो वेक्टर का मेथड देखे थे उसी मेथड को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos
थीटा। अब आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ सारे वैल्यूज को रखिए जो जो आपको पता है। तो यहां पर देखेंगे आप f1 प्लस f2 का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है, √3p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर इज इक्वल टू √। अब √ओवर में देखोगे f1 का वैल्यू, f1 का स्क्वायर, तो f1 का स्क्वायर मतलब p प्लस q का स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे a माइनस मतलब f2 जिसका वैल्यू लिखोगे p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q इंटू p माइनस q कॉस थीटा। देखिए मैं कुछ नहीं किया, कोई भी नया चीज नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूला में वैल्यू को पुट किया। अब आप इस तरफ से रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर थोड़ा देखिएगा क्या होने वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, फिर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, उसके बाद आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। हो गया यहां से। अब देखिएगा क्या होगा, यहां से प्लस 2pq माइनस 2pq कट गया, ये दोनों कट गए, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा 2q स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने पर आप देखोगे यहां से 2p स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो रहेगा कितना बताइए, यहां पर आने पर ये बन जाएगा p स्क्वायर, और यहां पर देखिएगा q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर में से इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास q स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचा 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। एक स्टेप और देखिए, हमारा आंसर सीधा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप यहां से देखोगे तो देखोगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 1/2। और आपको अच्छे से पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री होता है, और क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमको थीटा का वैल्यू को आप रेडियन में लिखना चाहिए, तो क्या लिखेंगे π/3 रेडियन। तो मतलब इनके बीच का एंगल जो होगा वो π/3 रेडियन होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था जिसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले में आते हैं। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिएगा, इसमें क्या बता रहा है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 एंड देयर रिजल्टेंट इज 12। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड बोला, मतलब जब मैग्नीट्यूड को जोड़ते हैं तो मतलब मान लो एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड का सम बता रहा है कितना है, 18 है। ओके, अब दूसरा एक बात आपको यह बताया कि दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट बोलने का मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो दिया है 12, और ये बोलता है कि रिजल्टेंट जो है वो हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है स्मॉलर मैग्नीट्यूड से। सो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर फोर्सेस, तो यहां पर आप स्मॉलर कौन है नहीं पता, किसी को भी आप मान लीजिए, सपोज मैं मान लेता हूं F1 को, मैं मान लेता हूं छोटा है F2 से, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं। अब रिजल्टेंट जो है वो बोलता है F1 और F2 का क्या है, जो छोटा वाला है उससे 90 डिग्री में है। तो अगर मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाता हूं तो देखिएगा ये शायद कुछ ऐसा बनेगा, सपोज ये रहा हमारे पास F1, ये F1 वेक्टर हो गया। ओके, और रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू F1 है, मतलब छोटे वाले के परपेंडिकुलर, तो ये रिजल्टेंट है। तो अब आपको पता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो F1 और F2 से जो पैरेललोग्राम बनेगा, उस पैरेललोग्राम का वो क्या होगा, डायगोनल होगा। तो अगर डायगोनल है तो मतलब जरूर हमारा जो पैरेललोग्राम है वो शायद कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा F2 वेक्टर, तो पैरेललोग्राम जो बनेगा शायद इस तरह से बनेगा। देखिएगा ये बन रहा हमारा पैरेललोग्राम, तो ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर, और जो रिजल्टेंट है वो F1 से 90 डिग्री बना रहा। देखिए कितना क्लियर है फिगर को क्लियर करेंगे तो वेक्टर आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। अब अगला पार्ट यहां पर ये आता है हमारे पास कि बोला है F1 और F2 का वैल्यू निकालना है।
तो देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको एक चीज दिया हुआ है, थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आप लोग, वो ये दिया हुआ है कि जो रिजल्टेंट है वो F1 से 90 डिग्री बना रहा है। अब अगर याद करो हम जब वेक्टर पढ़ते थे उस समय मैं इसको ए वेक्टर लेता था, इसको बी वेक्टर लेता था और इसको रिजल्टेंट बोलता था, और रिजल्टेंट ए से जो एंगल बनाता था उसको अपन अल्फा बोलते थे। यहां पे ए की जगह क्या है, F1 है, और बी की जगह क्या है, F2 है। तो और अल्फा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो आपके पास सीधा एक रिलेशन मिल जा रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं अपन लोग, याद करोगे, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको दिख गया यहां से। अब यहां से क्या हो जाएगा, अगर आप इस चीज को गौर से देखते हो, बट ये वैल्यू आपको 90 दिया, दैट इज tan 90 दिया आपको, और आपको पता है tan 90 का वैल्यू जो होता है इंफिनिटी होता है। अब आप एक बात बताइए, दिस वैल्यू एक्चुअली इक्वल्स टू इंफिनिटी। इसका इंफिनिटी का मतलब ये है कि हमारा कोई भी एक्सप्रेशन इंफिनिटी कब हो सकता है, जब उसका न्यूमरेटर इंफिनिटी हो या उसका डिनोमिनेटर जीरो हो। तो न्यूमरेटर तो इंफिनिटी हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ये जो डिनोमिनेटर है वो जरूर जीरो होगा, तभी इसका वैल्यू क्या आ रहा होगा, इंफिनिटी। तो उस सेंस में हम लोग सीधा सीधा यहां से लिख सकते हैं F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, जिससे आपके पास एक्सप्रेशन आ जा रहा है कि F2 बाई F1, देखिएगा ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको, यहां से दिख रहा होगा F1 माइनस F1 बाई F2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। चलिए, ये एक चीज तो आपको मिल गया है, चाहे तो इसको अपन बाद में देखते हैं क्या किया जा सकता है। अब आते हैं एक और पार्ट में, आते हैं एक और चीज दिया हुआ है कि यहां पर उनका रिजल्टेंट का वैल्यू 12 है। ओके, रिजल्टेंट का वैल्यू 12 दे दिया, रिजल्टेंट मतलब दिया है 12 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे क्या बताइए, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। यही इसका मतलब। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं, पेज को थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करता हूं, देखिएगा। तो यहां से हो जा रहा है ये वाला, नेक्स्ट हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 144 इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1, ओके, F2, और अभी हम लोगों ने cos थीटा का वैल्यू निकाला था माइनस F1 बाई F2, तो इसकी जगह आप लिख देंगे माइनस F1 बाई F2, cos थीटा का वैल्यू निकला। तो देखोगे F2 F2 कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 144 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा यहां से F2 का स्क्वायर, ओके, माइनस F1 का स्क्वायर। और अगर आप यहां से देखोगे तो देखिएगा एक और चीज आपको मिल जाता है, अगर मैं इसको यहां से आगे सॉल्व करता हूं तो देखेंगे क्या बनेगा, यहां से F2 प्लस F1, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144। बट हम लोग को ऑलरेडी पता था, देखिएगा F1 प्लस F2 का वैल्यू 18 है, तो यहां से आप चाहो तो इसको 80 लिख सकते हो, ये बन जाएगा 18, और ये हो जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144। अब थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिएगा 18 से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18 और एक है F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8। इसे आप अगर सॉल्व करते हैं तो देखिएगा F2 प्लस F1 इज इक्वल टू 18। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 26, और F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 13। और अगर F1 का वैल्यू 13 आया तो ऑब्वियसली बात है F2 का वैल्यू, सॉरी F2
F2 का वैल्यू अगर 13 आ गया है तो सीधा सीधा आपको दिखता है F1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 5। तो ये जो था हमारा रिजल्ट था जिसको निकालना था इस वाले एक्सप्रेशन का, एक बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन है जिसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी जाए कि दीज टू आर द आंसर जो आपको निकालना था इसमें। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे का एक्सप्रेशन देखते हैं, आगे के इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या करना है अपने को। इस वाले इलस्ट्रेशन को देखिएगा, ये एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये बोलता था मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड वेक्टर b वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज ग्रेटर देन b इज n टाइम्स देयर लीस्ट रिजल्टेंट if theta is the angle between the vector and the resultant be half the sum of the vectors, then show that cos theta is equal to minus n square plus 2 upon 2 times of n square minus 1। देखिए इसको लेके बहुत परेशान मत होइएगा, सिर्फ घबराने वाली बात है, घबरा सकते हैं आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलता है दो वेक्टर है उनका मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है, तो आपको पता है जो रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, और तब हम लोग क्या लिखते हैं डायरेक्टली, आपको पता है इसका मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है a प्लस बी, और जो मिनिमम होता है, ठीक है, तो या लीस्ट वैल्यू जो होता है आर मिनिमम, इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी। आपको बोल रहा है कि जो मैक्सिमम है वो मिनिमम का n टाइम्स है, तो आपको बता रहा है कि मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो n टाइम्स ऑफ मिनिमम है, ये आपको दे दिया है। साथ में एक और भी चीज दे दिया है, बोलता देयर रिजल्टेंट बी हाफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब इनका रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट बोलने का मतलब क्या हो जा रहा है, ये हम लोग के पास जो रिजल्टेंट है, मतलब ये रहा हम लोग का रिजल्टेंट, हाफ ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स बोल रहा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये रिजल्टेंट जो है वो हाफ ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब आपको a प्लस बी बता रहा है। इतनी सारी बातें आपको इसमें बता दिया है। अब हमको इसी को देखते हुए हमको आगे का रिजल्टेंट पर काम करना है और रिजल्टेंट को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके पहले देखिए क्या समझ में आता है। नहीं बनेगा तो फिर ही तभी आप लोग कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप सीधा सीधा इसका सोल्यूशन नहीं देखेंगे। तो चलिए अब अपन लोग आते यहाँ पर इन सारे जो रिलेशंस है, इन रिलेशन से कुछ चीज़ों को सोचते हैं हम लोग कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है आपके पास, ये दे दिया है, तो इससे तो अपना काम हो जा रहा है। दूसरा ये एक चीज दिया, देखिएगा यहां से, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, रूट ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1/2a प्लस बी। देखिएगा a प्लस बी को चाहो तो आप n टाइम्स ऑफ a माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चाहो तो इसको n माइनस भी लिख सकते हैं, तो उसको बाद में लिखेंगे हम लोग, अभी नहीं लिखते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग ना, इसका स्क्वायरिंग करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और भी काम हो सकता है, आप ध्यान रखना, ये a प्लस बी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a माइनस बी जो है, इसमें से आप चाहो तो a और b के फॉर्म में रिलेशन को निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा यहाँ से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू n कर दीजिए, और आगे आप लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, तो देयर फोर b इज इक्वल टू, ये लिख सकते हो यहाँ से b इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 टाइम्स ऑफ a। चलो आपके लिए और काम आसान हो गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सब आप सब वैल्यूज को यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद लिख सकते हैं क्या बताइए, प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस बी। स्क्वायर किए तो 4 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहाँ पर कुछ मत कीजिए, सारे वैल्यूज को रख दीजिए। तो b की जगह ये वाला वैल्यूज रख दीजिए,
तो इसे आप रहने दीजिए ए स्क्वायर, ठीक है, यहां पर ए स्क्वायर रहने दीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं। इसे ए स्क्वायर रखा प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखूंगा n माइनस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए, और b की जगह फिर से लिखेंगे n माइनस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे a, उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो b की जगह फिर से आप यहाँ पर लिख दीजिए, इस b की जगह ऐसा लिख दीजिए, बल्कि a प्लस यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं n माइनस वन अपॉन n प्लस वन a इसका पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं आप। अब यहाँ से देखिएगा पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, आपका इसके आगे का एक सिंपल सा मैथ्स है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस n माइनस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके, और उसके बाद प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन अपॉन n प्लस वन कॉस थीटा, उसके बाद इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस n माइनस वन अपॉन n प्लस वन इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसके आगे कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो कॉस थीटा प्रूव करना था आपको। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप इसको तो ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करके इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर प्लस टू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस वन, और इसे ही आपको प्रूफ करना है। थोड़ा सा इसके आगे देखिए, सिंपल मैथ्स है, फिजिक्स तो इसके बाद है नहीं, तो मैथ्स ही है, हम लोग को मैथ्स ही देखना है इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला इलस्ट्रेशन को देखते हैं। हम लोग इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे, ये बता रहा है टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर एट व्हाट एंगल दे इंक्लाइन टू ईच अदर। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो मैं आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूं इसको आप एक थ्योरम की तरह भी आप लोग दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आता है, हमारे बहुत जगह पे यूज होने वाला है आगे जाके, अभी भी और आगे जाके भी हमारे काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये थ्योरम है क्या, और इसको समझने की कोशिश करते हैं ये बोलता क्या है। तो बोलता है कि दो इक्वल फोर्सेस है, इक्वल बोलने का सेंस यहां पर इक्वल मैग्नीट्यूड बताता है। तो मान लेते हैं ये एक फोर्स है F है, ओके, और ये एक दूसरा फोर्स है F, मैं ऐसे ही ले रहा हूं ना दिखाने को, और बोलता है इनका रिजल्टेंट भी जो है, बोलता है कि उतने ही वैल्यू का है, मतलब इनका रिजल्टेंट का वैल्यू भी आपको दिया है F। तो बोलता है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दैट मीन्स एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। मतलब जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था उसको F ले रहे हैं, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसे भी अपन F ले रहे हैं, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो भी कितना है, F ही है। बस इतने से हम लोग को आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बोलता है थीटा का वैल्यू क्या निकालना है, तो क्या निकलेगा, आप यहाँ से बहुत छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सीधा सीधा आप लिख सकते हो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ओवर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसकी जगह पे आप लिख दोगे यहाँ पर f, यहाँ पर भी आप लिख दोगे क्या बताइए, f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ f इंटू f कॉस थीटा, ये भी हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो क्या रहेगा, f स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ से -1/2, और आपको अच्छे से पता है कि cos थीटा का वैल्यू -1/2 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 120 डिग्री होता है, ओके, जब थीटा का वैल्यू 120 डिग्री होता है और
रेडियन में लिखेंगे 2π/3 रेडियन होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, कोई भी दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है उन इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। उल्टा भी सोच सकते हैं हम लोग कि अगर दो वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका रिजल्टेंट भी उन दोनों के मैग्नीट्यूड में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। इसको एक थ्योरम की तरह आप दिमाग में बैठा लीजिए और आगे इसको कई जगह डायरेक्टली थ्योरम की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं हम लोग। इस लास्ट इलस्ट्रेशन को आप लोग देखेंगे और इसे आप लोग बनाएंगे, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, इसमें से दो मैं बनाऊंगा, तीसरा आप बनाएंगे। ए और बी मैं बनाऊंगा, सी को आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली, मतलब आपको ज्योमेट्रिकली इनइक्वालिटीज को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। ज्योमेट्रिकली बहुत आसान है, आपको पता है अगर ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, अगर मैं उसको किसी ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करूं तो तीसरा साइड जो होगा उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा ले लिया कि यहां पर ले लिया, सपोज एक वेक्टर ले लिया, दिस इज सपोज टू बी वेक्टर ए। ओके, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, तो ले लिया हम लोगों ने ये वेक्टर बी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा होगा जो तीसरा साइड होगा, जो तीसरा साइड होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा साइड ये वाला आपको दिखता है, ये बन जाएगा वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आपको पता है, ट्रायंगल लॉ पढ़े थे हम लोग। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लेंथ को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो बोलोगे सर इसका लेंथ को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, मैंने पूछा इसका लेंथ को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो आप बोलोगे सर इसके लेंथ को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अब मैं बोला इन दोनों को जोड़ दो, इनका एडिशन कर दो, बोले ठीक है सर ऐड कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब आया, तो बोलोगे सर इसका मतलब आया सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके ठीक है, अब ये तीसरा साइड जो है मैं बोला इसके लेंथ को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो बोलोगे सर इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्लास 8 9 का प्रॉपर्टी कि हम लोग ट्रायंगल में पढ़ते थे कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। बोले हाँ सर एकदम सही है, तो मतलब ये दोनों क्या है, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है और ये कितना थर्ड साइड है, तो थर्ड साइड का जो लेंथ रहेगा हमेशा क्या रहेगा, छोटा या इक्वल होगा बाकी दोनों साइड्स के लेंथ से। बस हो गया ये चीज, देखिए कितना क्लियरली क्लियर हो गया यहां से। ओके, अब दूसरा चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग यहां से ना। दूसरा चीज बोलता है हम लोग को कि सम ऑफ टू वेक्टर्स जो होगा इनके डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर का लेंथ कैसे होगा, बोलेगा सर ऐसा। बोला अच्छा बी वेक्टर का लेंथ कैसा होगा, तो बोलोगे इस प्रकार से। अब मैंने वो दोनों लेंथ के डिफरेंस को बताओ, तो बोलोगे सर ऐसा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो ऑब्वियसली इस थर्ड साइड के लेंथ से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इसलिए ये जो होगा वो हमेशा छोटा होगा थर्ड साइड के लेंथ से। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली इन दोनों जो हम लोग का रिजल्ट था इसको हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है। और थर्ड वाला आप लोग ट्राई करेंगे और आप लोग मुझको इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।